जो खून खराबा हो रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजरायली सेना को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो जो चाहे फिलिस्तीनियों के साथ करे, और इसका मतलब है वॉर क्राइम्स यानी युद्ध अपराध करने की आजादी। और यही तो वो पश्चिमी मूल्य हैं जो जैसे संचालित होते हैं वैसे साफ साफ देखे जा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स ई बुक। मैं हूं आरिफ शेख। पूरी तरह से निर्दोष गाजा नागरिकों पर बम बरसाए जा रहे हैं। हमास के नाम पर चाहे फतेह के समर्थक हों चाहे वे नागरिक ही क्यों ना हो, उन पर बमों की बौछार की जा रही है। वे मरने जा रहे हैं और हजारों की संख्या में मर भी रहे हैं। वहां चारों तरफ पश्चिमी मूल्य ही दिखाई देते हैं। यदि किसी के हाथ खून से रंगे हैं तो वे उन लोगों के हाथ हैं जो कहते हैं Israel has a right to defend itself. Israel has the perfect right to defend itself. Israel has a right to defend itself. Israel does have that right to defend herself. Israel has an absolute right to defend itself. Israel has a right to self-defense. ये वास्तविकता नहीं है, ये इजराइल की रक्षा नहीं है, ये इजराइल के विस्तार की योजना को कार्यरूप दिया जा रहा है। ये दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा एक रंगभेदी सत्ता का निर्माण है। इजराइल का कहना है कि वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इसमें हमास ने जो किया उसकी तुलना नरसंहार से की है। फिलिस्तीनी नजरिए से आपको यह मानना ही होगा कि इजराइल जमीनों का मालिक हो गया है। उसने फिलिस्तीनियों की सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया कि वो कहां जाते हैं, कितना खाते हैं, किससे शादी रचाते हैं, वगैरह वगैरह। इजराइल ही है जो ये निर्णय लेता है कि कब आक्रमण करना है। ये एक ऐसा देश है जिसका उपयोग फिलिस्तीनियों की आधी आबादी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए किया जाता है और उसने ये नियंत्रण बहुत बुरी तरह से खो दिया है। ये तर्क स्तब्ध कर देने वाला है कि इजरायलियों की हताशा बर्बरता में बदल गई है। केफार अज़ा में या खुले में चल रही रेव पार्टी यानी संगीत समारोह में जो हुआ, जहां निहत्थे उत्सव मनाने वालों को कथित तौर पर गोली मार दी गई, ये घटनाएं इजरायलियों की आज की पीढ़ी के लिए बिल्कुल नई है और इससे जो उन्हें सदमा लगा है उससे अचानक वो अपना आपा खो बैठे हैं। और आपा खो देने वालों में उनकी आर्मी और उनकी खुफिया एजेंसी, जिन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता, वो सबसे ऊपर है। वो सदमा गुस्से में बदल गया है और गुस्सा बदल गया है गाजा पट्टी में रह रहे लोगों को मारने की प्रबल अपितु घृणित इच्छा में। I think now it's the time that we need to erase Gaza. We gotta wipe them off the fucking map. I'm That's walking about every fucking flatland like a parking lot. Kill Palestinians, all of them. गाजा में हर रात केफार अज़ा हो रहा है। महिलाएं और बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वहां बिल्कुल प्रलयकारी दृश्य चल रहा है। वहां फंसे हुए नागरिकों को इजरायली सेना जानबूझकर अपने सटीक और खतरनाक हथियारों से सफाया कर रही है और एक के बाद एक परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। इतना होने के बाद इजराइल और खास तौर पर इजरायली सेना अब बेशर्मी से लोगों को क्रूरता पर लेक्चर नहीं दे पाएगी, खास तौर पर बच्चों पर की गई क्रूरता पर। तथाकथित शांति वाले क्षेत्र वेस्ट बैंक में सैनिकों द्वारा अब तक 30 से 40 बच्चों के मारे जाने की खबर है। तो ये कहा जा सकता है कि कारण चाहे जो भी हो, दोनों ओर हिंसा और बर्बरता है। लेकिन गाजा में जो हो रहा है वो वास्तव में दिल दहला देने वाला है और ये संगठित रूप से बड़े या यूं कहें कि इंडस्ट्रियल पैमाने पर हो रहा है। इस समय तक यहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इजरायली रक्षा मंत्री याव गैलेंट तो कहता है कि फिलिस्तीनी एक ह्यूमन एनिमल है और इजरायली फोर्सेस को किसी भी चीज के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। पिछले सारे नियमों को तोड़ दिया गया है और अब इजराइल गाजा में अधिकतम लोगों को मारने जा रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इजराइल को यह करने की अनुमति दे रही है। उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को जमीनी आक्रमण के लिए ग्रीन सिग्नल के साथ साथ अनलिमिटेड टाइम भी दिया है। कुछ गाजा वासियों ने पहले भी खुली जेल से बाहर निकलने की कोशिश की थी और यह उस दिन हुआ था जब इसके पहले वाले दिन को डोनाल्ड ट्रंप के दामाद उन कागजात पर दस्तखत कर रहे थे जिससे आधिकारिक तौर पर अमेरिकन एम्बेसी को यरूशलेम स्थानांतरित कर दिया जाता। उसी दिन दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ निहत्थे फिलिस्तीनियों को गोली मार दी गई। वो सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दूतावास में लगी फेंस को तोड़ा भी नहीं था, लेकिन उन्हें आधुनिक हथियारों से भेड़ बकरियों की तरह सीधी गोली मार दी गई। और जब यह हुआ
तो गाजा वासियों ने ये सबक सीखा कि अगली बार जब वे प्रदर्शन या हमला करेंगे तो उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस होना होगा। Hamas is ISIS. हमास आईसिस से बहुत अलग है। यहां तक कि इन दोनों के बीच भी संघर्ष हो चुका है, जिसमें कुछ मौतें भी हुई थीं। दोनों के बीच किसी भी तरह की विश्लेषणात्मक तुलना नहीं है। हमास एक इस्लामिक संगठन है और मुस्लिम बिरादरी की एक शाखा कही जा सकती है, लेकिन ये संगठन मुख्य रूप से अपनी जमीनों पर इजरायली कब्जे को समाप्त करने हेतु एक प्रतिरोधक, एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करने में समर्पित है। और ये विवाद अभी भी जमीन को लेकर है, ना कि धर्म को लेकर। ये कहा जा सकता है कि हमास ने दक्षिणी इजराइल में किए अपने आक्रमण को अल अक्सा फ्लड का नाम किन्हीं वजह से दिया है। अल अक्सा मस्जिद पर बहुत बार आक्रमण कर उस पर कब्जा जमाया गया है। अल अक्सा मस्जिद सिर्फ मुस्लिमों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीन का नेशनल सिंबल भी है। इस पवित्र जगह से एक बार फिर शांति छीनी जा रही है और एक बार फिर से पश्चिमी दुनिया ऐसा होने दे रही है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। 16 साल तक खुली जेल में रखा जाना, जहां बिजली भी बहुत नियंत्रित तरीके से दी जाए, जहां का राशन नियंत्रित किया जा रहा हो, जहां 60% बेरोजगार हों, फिलिस्तीनी बसाहट पर वहां बसाए गए इजरायलियों के हमले हो रहे हों, जिन्हें इजरायली सेना का संरक्षण मिला हो, जिसे इजरायली खुद पोग्राम कहते हो। पोग्राम यानी जाति नरसंहार। जहां एक राजनीतिक समाधान या एक राष्ट्रीय एकता वाली सरकार की संभावना बिल्कुल ना हो और जो कि इजराइल को बहुत सूट करता हो। जब इजरायली नागरिक प्रजातंत्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे हों, तब भी आधी फिलिस्तीनी आबादी के लिए रंगभेदी शासन को लेकर कोई सवाल नहीं करता। न लेफ्ट न राइट, कोई भी इस बारे में चिंतित दिखाई नहीं देता, क्योंकि इजरायलियों ने जो संदेश फिलिस्तीनियों को दिया है कि अब तुम लोग हमारे लिए मायने नहीं रखते, हम तुम्हारे बिना भी सब कुछ कर सकते हैं, हम तुम्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमने फिलिस्तीनी राज्य को भुला दिया है, अब इस बारे में यहाँ किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब भी कारण है जो कि इजराइल में 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ। जब यह हमला हुआ तो उसके कुछ ही दिन पहले, जब सऊदी अरेबिया और इजराइल हालात के सामान्यीकरण के बहुत करीब थे, तब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक नक्शा लहराते हुए फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से खत्म कर देने की बात कहते हैं और कहते हैं, We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change. ये उस तर्क के उलट एक असाधारण बदलाव था, जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन पर समझौते की अंतिम संभावना देखी जाती थी। 2002 में हुए इस समझौते को अरब पीस इनिशिएटिव के रूप में देखा जाता था। एक तरफ इजराइल है जो हर समय अपने नजरिए से मुकर जाता है, जिसने 7 लाख लोगों को अतिक्रमण कर बसा दिया है। अब फिलिस्तीनी राज्य का बनना लगभग नामुमकिन है। ये बात सभी दबी जुबान से कहने लगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन बस एक कुटिल नीति ही बनकर रह गई है सभी पश्चिमी देशों और अमेरिका की। ये 2 स्टेट की नीति के अस्तित्व की अब संभावना नहीं, और इस स्थिति का सामना फिलिस्तीनी अब कर रहे हैं, जिसका कि परिणाम है इजराइल पर हमास का अटैक। फिर उन्होंने मजबूरी में नाउम्मीदी से लड़ने के लिए बहुत ही विभत्स तरीका अपनाया और निश्चित तौर पर मानवता के खिलाफ जुर्म किया। परंतु जरूरी नहीं कि फिलिस्तीनियों ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन वो हमास का समर्थन करने पर यही कहेंगे कि हम और क्या करें, जबकि फिलिस्तीनियों की नई पीढ़ी के साथ सब जगह यही हो रहा है। और यही इजराइल सोच की मूल समस्या है कि वो गाजा को मिटा देना चाहता है। वो 10,000, 20,000 लोगों को मार सकता है, लेकिन वो फिलिस्तीनी सोच को नहीं मार सकता। हमास एक जटिल संगठन है, इसके विभिन्न गुट हैं। इन्हीं में से एक गुट है जो गाजा को कंट्रोल करता है, और इस गुट को हैंडल करता है कसाम ब्रिगेड का हेड, एक मोहम्मद देईफ नाम का शख्स। कसाम ब्रिगेड, जिसका की नाम एक सीरियन उपदेशक के नाम पर रखा गया था। ये सीरियन उपदेशक बाद में ब्रिटिश राज में एक प्रतिरोधक, एक रेजिस्टेंस के रूप में बदल गया था, जिसे जेनीन के जंगलों के बाहर ब्रिटिशर्स द्वारा मार दिया गया था। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस के प्रकृति के बारे में जिस गहरी गलतफहमी में पश्चिमी दुनिया और इजराइल थे, कि एक उदाहरण हमेशा दिया जाता रहेगा अगर इजराइल गाजा के कसाम ब्रिगेड की मिलिट्री लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर सबको मार डालने में सफल हो। हाँ, वो गाजा को जमींदोज कर सकते हैं,
हर चीज को मिट्टी में मिला सकते हैं, वो 1 लाख लोगों को मार सकते हैं और कह सकते हैं कि काम पूरा हुआ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मृतकों की यादें फिलिस्तीन की नई पीढ़ी के दिमाग में जिस तरह की यादें छोड़ेंगी, वो 20-30 साल बाद उनसे भी ज्यादा मजबूत प्रतिरोधक बल बनकर उभरेंगी। और ये इतिहास है। क्या हुआ था पहले? सशस्त्र प्रतिरोध को कई बार कुचला गया। ये 1948 में कुचला गया, ये 1969 में कुचला गया, ये 1973 में कुचला गया और लगातार कुचला जाता रहा। फिलिस्तीनियों का एक धड़ा जो कहता है कि स्थितियों को बदलने का एकमात्र तरीका सशस्त्र विरोध है, प्रतिरोध है, जब तक कि वे शांति समझौते के लिए उचित बातचीत और कैदियों की अदला बदली में शामिल नहीं हो जाते। लेकिन अगर इजराइल सोचता है फिलिस्तीनी प्रतिरोध को मिटा सकता है, तो इतिहास हमें बताता है कि वे पूरी तरह से गलत है। और अब इजराइल जो कुछ भी कर रहा है, तो इससे 1-2 दशकों में और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतिरोध का दौर देखा जा सकता है। तो हम हिंसा को कैसे रोकें? हम ये सोचकर हिंसा को रोक सकते हैं कि फिलिस्तीनी भी इंसान हैं, कि फिलिस्तीन में हमेशा ही कोई ना कोई प्रतिरोध रहेगा, चाहे वो हमास हो चाहे कोई और हो। हमेशा प्रतिरोध होता रहेगा, चाहे वो अपने आप को कोई भी नाम दे। वो अपनी जमीन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अब वहां हरगिज दूसरा नकबा नहीं होने जा रहा है। अब वो अपनी जमीनों को नहीं छोड़ने वाले, भले ही वो अपनी जमीनों पर मर मिटे। इस अतुलनीय स्थितियों में एक ही रास्ता बचता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इजराइल को उसके इस तरह के कृत्य के लिए हरी झंडी देना बंद होना चाहिए और इजराइल पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो फिलिस्तीनी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बातचीत करे। वो सरकार जो फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके प्रतिनिधि चुनने का हक दे। वो सरकार जो गाजा पर से घेराबंदी हटाए, वेस्ट बैंक और अन्य सभी फिलिस्तीनी परिक्षेत्रों पर घेराबंदी हटाए तथा दोनों देशों के लोगों के बीच नदी से लेकर समुद्र तक की जमीन को साझा करने की एक प्रक्रिया शुरू करे। और यह करना ही होगा। इजराइल को यह एहसास होना चाहिए कि इसका कोई अंत नहीं है, जब तक कि मौलिक रूप से जो हो रहा है उसके उलट शांति और सह अस्तित्व का रास्ता न अपनाया जाए। इस तरह के संकट में वैकल्पिक मीडिया वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह एक अलग तरह की जरूरी आवाज प्रदान करता है। जो आवाजें आप तक पहुंच रही हैं, चाहे वो BBC हो, ITM हो या स्काई जैसी न्यूज संस्थानों की हो, वो एक तरफा भयावहता दिखा रही हैं। ये सभी संस्थान फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है इससे अपने जमीर को जरा भी परेशान किए बिना इजराइल के कृत्यों को अंधा समर्थन दे रहे हैं। इनसे भी पूरी गंभीरता से रणनीतिक रूप से निपटा जाना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फैक्ट्स ई बुक को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।